अब इसके बाद उस विद्वान की तरफ हम चलते हैं जिसने भूगोल के विकास को तो आधार प्रदान किया ही, भूगोल में के साथ साथ पूरे विश्व में एक नई क्रांति का संचार किया। नाम है फ्रेडरिक रेटजल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रेटजल। जन्म इनका है 1844 में और मृत्यु है 1904 में। फ्रेडरिक रेटजल जो जर्मन भौगोलिक विचारधारा को तो चरम पर पहुंचाया ही, साथ ही विश्व की भौगोलिक विचारधाराओं को एक ऐसा आयाम दिया जहां से भूगोल विषय के रूप में पूर्ण रूप से टेक ऑफ कर लिया। रेटजल साहब को मानव भूगोल का पिता, राजनीतिक भूगोल का पिता और पर्यावरणीय निश्चयवाद का भी पिता या जनक कहा जाता है। ये मानव और पर्यावरण के मध्य के संबंधों की विवेचना के लिए नियतिवादी जो संकल्पना थी उसको आगे ले गए और ये बोलते थे कि मुझे लंगड़े नियतिवाद की जरूरत नहीं है, मुझे अपंग नियतिवाद की जरूरत नहीं है, बल्कि चरम नियतिवाद और नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद ही सर्वोपरि होता है। जो अवधारणा इन्होंने दी, इनके आगे चले गए, इनके पीछे से आने वाले अनेक इनके शिष्यों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन चरम पर पहुंचाया अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। उन पर भी चर्चा आपसे करेंगे। तो रेटजल साहब अद्भुत प्रवृत्ति के थे। इनके व्यक्तित्व में अतिवाद का मिश्रण था। ये अतिवादी थे। ये किसी तंत्र में सुधार नहीं चाहते थे, पूरे तंत्र को ही बदलना चाहते थे। क्रांतिकारी विचारक थे कि अगर ये पेन खराब है तो इस पॉइंट को हम चेंज कर दें, नहीं इस पेन को ही हटाओ, दूसरा लेकर आओ। और कहीं कहीं जब इनकी विचारधाराओं को देखा जाता है तो इन पर यह भी दिखाई देता है कि जिंगोनिज्म के शिकार थे। जिंगोनिज्म एक शब्द हमने ले लिया, जिंगोनिज्म। ये जिंगोनिज्म के शिकार थे। जिंगोनिज्म के शिकार थे। अति राष्ट्रवाद, या अति व्यक्तिवाद भी कह सकते हैं, अति राष्ट्रवाद के शिकार थे। हमारे यहां भी ये शब्द दिखाई देता है। शब्द मीन्स की इस शब्द की खुशबू या जो भी आप बोल लो अक्सर सुनाई देती है। और जब इस शब्द की हम संकल्पना के अंतर्गत जाते हैं, बेसिकली अपने संदर्भ में, भारतीयों के संदर्भ में, तो अजीब सी बातें होती है कि जिंगोनिज्म क्या है। जैसे भारत पाकिस्तान की बात हो, भारत चीन की बात हो, तो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही जो करप्ट है, जो हर जगह उसके विचार में सिर्फ करप्शन है, वो अभी बोलता है कि मुझे भेज दो पाकिस्तान से, मैं लड़कर आ जाऊंगा। अरे भाई, जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। हमारे सेना के जवान काफ़ी हैं, लेकिन आप जो जिंगोनिज्म दिखा रहे हो ना, ये उचित नहीं है। जो काम आपको मिला उसको अगर शिद्दत से करते हो तो आप अच्छे राष्ट्रवादी हो। लेकिन हम क्या हैं? राष्ट्रवादी नहीं, सिर्फ वादी हैं। तो ये जिंगोनिज्म के भी शिकार थे। यही कारण है कि कई बार सेना में भर्ती हुए, और बेसिकली जब सेना में भर्ती हुए तो जो पोलैंड का क्षेत्र है वर्तमान में, या हंगरी का क्षेत्र है, जहां पर जर्मनवासी निवास करते थे, वहां उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो उनको देखकर इन्होंने कई बार सेना के नियम को भी तोड़ दिया अतिवादिता में, इसलिए सेना से कई बार निकाले भी गए। लेकिन राष्ट्र के साथ साथ मानव जाति के प्रति भी इनका एक अजीब सा रुझान था। जब सेना से निकाल दिए गए, फिर इसके बाद जो इनकी विचारधाराएं थी लोगों पर प्रभावशाली हो गई। फिर लिपजिंग विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालय में ये गए, वहाँ से जो व्याख्यान दिया
तो कई लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उसी समय इनको मौका मिल गया। लगभग 1874 और 75 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा पर गए। तो कहा जाता है ना कि जब जैसी सिचुएशन होती है, विचारकों की विचारधाराएं अपने आप बहने लगती हैं। तो जब वो गए वहां पर, तो जो यूरोप के निवासी वहां पर जाके बस गए थे, ब्रिटेन के, वो सुप्रीम हो चुके थे, और जो वहां के वास्तविक निवासी थे, जो जनजातियां थी, चाहे मैक्सिको की हो, चाहे अमेरिका यूएसए की हो, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। उसी तरह से अत्याचार वहां पर अफ्रीकन पर भी होता था, चीनियों पर भी होता था, जो मंगोल प्रजाति के थे। तो वहां से जब वापस आए तो उनकी नियति को देखा। ये अजीब सी विडंबना नहीं है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखो, या हमारे यहां देखो, या अमेरिका में देखो, जैसे हम लोग, जब अंग्रेज लोग आए तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी थे, तो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारे पर अधिकार कैसे कर लिया? कैसे कर लिया बताओ? उनकी बौद्धिक क्षमता या डिप्लोमेटिक जो परिस्थिति थी वो हमसे बढ़िया थी, और हम लोग लड़ते थे। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को जीता नहीं, भारतीयों ने अंग्रेजों को सौंप दिया, भारत को अनजाने में ही जीत लिया। कई संदर्भ सुना होगा, 1857, 1757, जब प्लासी का युद्ध हुआ 1857 से पीछे, 1757 में हमारी कहानी लिख दी गई। 1757 में जब प्लासी का वार होता है, वार नहीं है, वो झड़प है। जितने हमारे सैनिक हमारे ही हैं, चाहे वो बंगाल के रहे हो या दिल्ली के, बंगाल के सैनिक लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उससे ज्यादा लोग, कई गुना लोग आम के जो पेड़ थे उससे छुपकर, जो उनकी झुरमुटे थी, जो झाड़ियां थी आसपास आम के पेड़ों के पास, उससे ज्यादा लोग ज्यादा भारतीय लोग छुपकर तमाशा देख रहे थे, और अंग्रेजों ने जीत लिया। तो हमारी नियति ये थी। अगर आज भी कोई बाहरी तत्व हमारे देश में सक्रिय है तो उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। तो इन प्रवृत्तियों को देखा कि ये जो लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं या जो जनजाति लोग हैं, सदियों से यहां बसे पड़े हैं, और बाहरी आया, इनके ऊपर अधिकार कर लिया। तब कहा नियति, डिटरमिनिज्म, वहीं से इनकी परिकल्पना शुरू होती है, और कई आधार आते हैं, और ये परिकल्पना इनके दिमाग में चली रही थी। एक व्यक्ति, जैसे इनके ऊपर हमबोल्ट का भी प्रभाव है, रिटर का भी प्रभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुए तत्कालीन भूगोलवेत्ता चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत 1859 में आ चुका है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक में। और सिद्धांत क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां प्राकृतिक सिलेक्शन होता है, चयन होता है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा उसका चयन होगा, और वही क्या होगा, उसी का अस्तित्व बरकरार रहेगा। एग्जिस्टेंस यानी एग्जिस्टेंस फॉर स्ट्रगल, अस्तित्व के लिए संघर्ष, और उस संघर्ष में विजयी वो होगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जिसकी उत्तरजीविता सर्वोत्तम होगी। और ये जो दोष लाइन आपके पास जा रही है, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जब से ये विश्व आरंभ हुआ है और जब तक रहेगा तब तक यही संकल्पना चलेगी। यानी जो शक्तिशाली है कमजोर को जरूर सताएगा। क्यों? क्योंकि उसका उत्तरदायित्व है। यह प्रकृति का नियम है। कई बार मैंने बोला ना कि यहां अस्तित्व और सतता के लिए संघर्ष होता है, और इसमें जो आगे गया सो जाएगा, बाकी तो बहाने हैं कि हम नहीं हुए, हम नहीं हुए। आप इसके सबसे बड़े उदाहरण हो। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो
मान लो यहाँ दो लोग हैं, ए और बी। ए जो है काफ़ी जीनियस है, कहने आपकी भाषा में ये बहुत ज़्यादा निपुण है और ये थोड़ा सामान्य है। तो अभी तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन पर्यावरण में कई संघर्ष हैं। अब ये जो जीनियस या निपुण व्यक्ति है, एग्जाम के समय बीमार पड़ गया, ये नहीं पड़ा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये होगा। ठीक, ये दोनों ही गए एग्जाम देने, ये समय से नहीं पहुंचा, ये समय से पहुंच गया, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो हर समय संघर्ष होगा। इन सारी प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के बाद बोला कि इनकी नियति ही है। वहां से वापस आए, वापस आने के बाद इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी की रूपरेखा रख दी। निरी वैज्ञानिक भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी की क्या कर दी, भूमिका रख दी। और जब रख दिया एंथ्रोपोजियोग्राफी की, तो सब कुछ परिवर्तित किया और मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का विशद विवरण किया, दोनों ही वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। फिर आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद जब डार्विन का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो इन्होंने क्या किया कि डार्विन का जो सिद्धांत है जीवों के लिए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उन्होंने तो डार्विन साहब ने जीवों पर दिया था कि यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष होता है। और डार्विन साहब को यह तथ्य कहां से मिला, पूर्व में हम लोग बात कर चुके हैं माल्थस साहब से, कि संसाधन कम है, लोग ज्यादा हैं, संघर्ष होगा, और संघर्ष धीरे धीरे किस में बदलेगा, युद्ध में, और लोग मरेंगे। चाहे वो प्रकृति संघर्ष शुरू करे या मानव करे, निश्चित रूप से करेंगे, और संघर्ष लगातार हो रहा है। तो जैसे उनके सिद्धांत को लिया, तो उन्होंने समाज पर लागू कर दिया। अब देखो, डार्विन के ऊपर बात मैं करूंगा आपसे, तो जब बात करता हूं डार्विन के ऊपर, जब आपसे बातें होगी अभी आगे, ब्रिटेन में करेंगे, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा में, तो डार्विन साहब का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है एंड 100% ट्रूथ है। 100% सत्य वही हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो जब उससे प्रभावित हुए, तो इन्होंने क्या किया, उसी विचारधारा को समाज पर लागू किया, जिसको नाम दिया गया सामाजिक डार्विनवाद। कई बार पूछा गया है कि सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया, तो वो थे रेडजर साहब। अब रेडजर साहब कहते क्या हैं इसमें, जैसे एक समाज दूसरे समाज पर प्रभावशाली हो गया तो स्वाभाविक है, लेकिन यही विचारधारा उन्होंने राज्यों के ऊपर लागू कर दिया। कहा क्या कि जो शक्तिशाली राज्य हैं, शक्तिशाली राज्य कौन होता है, जो अपने लोगों की सेवा करते। जो राज्य की संकल्पना, स्टेट क्या है, स्टेट जीवित है। इन्होंने बोला कि जो राज्य है जीवित है, और जीवित है क्योंकि उसका नेतृत्व करता जीवित है। अब जैसे हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अगर वो राष्ट्र की सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करके राष्ट्र को विकसित करते हैं, तो वो यहाँ का नेतृत्व करने योग्य है, लेकिन दूसरा राष्ट्र नहीं कर पा रहा है। जैसे इसका उदाहरण हम दें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी बात करेंगे, पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, लेकिन वह एक फेल्योर नेशन है, फेल हुआ राष्ट्र है। तो अगर रेडजर साहब होते तो कहते कि भारत को यह अधिकार है कि पाकिस्तान को समाप्त करके उसके राज्य क्षेत्र को अपने अधिकार में मिला ले और वहां के लोगों की सेवा करे। जो राज्य अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकता है, उसे सस्टेन रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने बोला कि शक्तिशाली राज्य को, कमजोर राष्ट्र को समाप्त करने का पूरा हक है। यद्यपि 1904 में ये चले गए, लेकिन इनकी जो विचारधारा है तत्कालीन विश्व में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुई, और ये विचारधारा क्रमगत जब आगे बढ़ती गई तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों को समायोजित करते हुए, तो 1930 के दशक में जर्मनी में ये विचारधारा आग की तरह फैली। और इसका प्रतिपाद कौन हुआ, उत्पाद कौन हुआ, हिटलर, और जिसका परिणाम क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसको डार्विन समाजवाद लिया और लागू कर दिया समाज के ऊपर, और इसी प्रकृति के कारण इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की रचना कर दी। तो स्टेट और स्टेट,
कौन सा स्टेट जीवित रहेगा, कौन सा स्टेट नहीं जीवित रहेगा, शक्तिशाली को अधिकार है। उसी प्रकार से मानव और मानव, हमारी और आपकी शरीर प्रकृति से संघर्ष हो रहा है। कोविड-19 में जो संघर्ष में जीतेगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं रहेगा वो मरेगा। सामाजिक संघर्ष भी हो रहा है। सामाजिक संघर्ष में जो आगे जाएगा उसको समाज के ऊपरी पायदान पर रखा जाएगा, जो नहीं होगा उस निचले पायदान पर होगा। आपका कंपटीशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि संघर्ष हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने लेवेंसरॉम की संकल्पना प्रस्तुत की। तो लेवेंसरॉम वो क्षेत्र है जहां जीवित जीव निवास करते हैं। क्लियर? और इन्होंने इकुमेनिक की संकल्पना भी प्रस्तुत की और कई पुस्तकों की रचना की। तो रेडजल साहब क्या हैं? प्रश्न इनसे 2-3 आते हैं। पर्यावरणवाद का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक कौन है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कौन है? एंथ्रोपोज्योग्राफी किसने लिखा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसे लिखा? सामाजिक डार्विनवाद। ये 4-5 जो लाइन अभी मैंने बोला, सभी एग्जाम में क्या होते हैं, रिवर्स होके आते रहते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, बल्कि इनकी प्रवृत्ति को एक बार देखते भी हैं। देखें, फ्रेडरिक रेडजल, पर्यावरणीय निश्चयवाद का जनक, मानव भूगोल का संस्थापक और राजनीतिक भूगोल का जनक। खूब क्वेश्चन पूछा गया। जन्म जैसा कि बता दिया 1844 में और मृत्यु 1904 में। जब इनका जन्म हुआ तो आधुनिक भूगोल के संस्थापकों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रीटर का चरम था। उनकी कृतियां आ रही थी और रेडजल जैसे 12-14 वर्ष का होता है तब तक डार्विन की पुस्तक आ चुकी है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जिसमें जीवन की सत्यता के साथ साथ सामाजिक सत्यता का निरूपण बखूबी से किया गया। तो उसका इम्पैक्ट इसके जीवन पर जबरदस्त पड़ा। और जैसा कि बताया कि ये अतिवादी प्रवृत्ति का है, जिंगोनेटिक है, राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत है, लेकिन सेना में गया, वापस आया, गया और तरह तरह की प्रवृत्तियां आई। तो एक ऐसी अद्भुत विचारधारा के रूप में इसकी अभिव्यक्ति आई जो विश्व में अमर हो गई। निश्चयवाद। क्या? पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब देखो, चूंकि इन पर बात करें तो काफी समय लगेगा। इन लोगों की बातें जो हैं या इन लोगों की जो संकल्पनाएं हैं 10 मिनट 20 मिनट 1-2 घंटे की नहीं है। इस पर तो बात करते रहे तो करते रहेंगे। कुछ ज्यादा बातें हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इनके संदर्भ में करूंगा। ठीक? रेडजल का व्यक्तित्व अतिवादी तत्वों से भरा पड़ा था। जैसा कि बताया, अतिवादी थे, संशोधन नहीं चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। वे हर पहलू में क्रांतिकारी परिवर्तन की इच्छा रखते थे। वे मानव समाज में परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में देखते थे कि जैसे प्रकृति में सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, मानव के जीवन में भी परिवर्तन होगा और संपूर्ण समाज में भी परिवर्तन होगा। इसलिए क्या कहा गया? पर्यावरणीय निश्चयवाद के जनक बन जाते हैं। आगे देखें, जो बातें कहीं वही यहां पर रेडजल डार्विन के विचारों और सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित हुए। वहीं वे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको की यात्रा के दौरान जब मानव प्रजाति विविधताओं को स्वरूप को देखा तो अनेक नवीन अवधारणाओं को जन्म दे दिया, जिसका प्रतिफल 2 मौलिक रचनाओं के रूप में हुई, एंथ्रोपोज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। 2 मौलिक रचनाएं इनकी एंथ्रोपोज्योग्राफी एंड द पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में सामने आई, जिसकी विवेचना बहुत सारगर्भित तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया था। रेडजल भूगर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान, तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञान के ज्ञाता थे। रेडजल पर हम्बोल्ट, रीटर और डार्विन का प्रभाव था। 1874-75 में यूएसए मैक्सिको की यात्रा के दौरान वहां के मूल निवासियों, जैसा कि बताया, जो जनजाति थे, अफ्रीकन थे, हबशी थे, चीनी थे और यूरोप के लोग थे, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ मानवीय शोषण की प्रवृत्ति का अध्ययन किया और इसके बाद ही शुरू हो गई उनकी रचना काल। अब रेडजल ने यहां क्या देखा? रेडजल ने उपरोक्त यात्रा के उपरांत कई संकल्पनाओं को प्रतिपादित किया, जिसका आधार क्या था? देखें, उग्र मानव समुदाय। तो उग्र मानव समुदाय और विकसित मानव समुदाय तथा पश्चिम गमन बने समुदाय। अब ये क्या है? उग्र मानव समुदाय। कौन सा मानव समुदाय उग्र हो सकता है? जिसके पास संसाधन की कमी है।
जिसके पास सब कुछ है वो उग्र नहीं होगा, जिसके पास कमी है वही उग्र होगा। तो जो लोग वहां के मूल निवासी थे, जिनको दबाया गया था, जिनका शोषण किया गया, दूसरा विकसित मानव समुदाय जो तथाकथित विकसित थे, जो यूरोप से गए थे, फिर पश्चिमगमन बने समुदाय जो वहां से रिट्रेट हो रहे थे, हट रहे थे, यूरोपियों के दबाव में अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। तो इन तीन भावनाओं को देखते हुए वहां पर क्या हुआ, संघर्ष की संभावना पूरी बनी हुई थी। इसके बाद इनकी रचनाएं देखें तो रचनाएं काफी हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप। पहला, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत का व्यक्ति व्यवस्थित। पहली रचना क्या है, डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना। एक प्राणी विज्ञानवेत्ता की यात्रा, फिर भूमध्य सागरीय तट के जीव जो वैज्ञानिक पत्र है, इसके बाद चीनी प्रवासी, उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल 2 खंड में यात्रा के दौरान वो सब कुछ देखकर उसको क्या किया, पुस्तक की रचना दे दी। इसके बाद ओलकर कुंडे या ओकर कुंडे कई बार पूछा गया, ये पुस्तक कई बार पूछी गई आपसे। ओकर कुंडे की संकल्पना, ओकर कुंडे की पुस्तक किसने, नामक पुस्तक किसने लिखी, 3 खंडों में। कितने खंडों में है, 3 खंडों में। इसके बाद एंथ्रोपोजियोग्राफी आप देख रहे हैं 2 खंडों में है। जो पहला खंड है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री 1882 में आती है। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड 1891 में आती है। इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या आ गई, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें जैविक राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत किया या सामाजिक डार्विनवाद को। फिर इसके 1897 फिर इसके बाद अर्थ एंड लाइफ और कंपैरेटिव ज्योग्राफी। इसके बाद जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल। 1-2 किताबें और हैं, युद्ध तथा व्यापार, जो आगे हम देख लेंगे या ऐसे आप नोट कर लेंगे, युद्ध तथा व्यापार नामक भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अब देखो जो मौलिक संकल्पनाओं का स्वरूप है इनका, वो एंथ्रोपोजियोग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में दिखेगा। रेडजल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इसके प्रथम खंड जिसका प्रकाशन ऐतिहासिक अध्ययन में भौगोलिक सिद्धांतों का प्रयोग, जो इंग्लिश में था उसको हिंदी में कर दिया, के नाम से हुआ। इसमें रेडजल ने मानव और प्रकृति के संबंधों की चर्चा की। किसकी, मानव और पर्यावरण के प्रकृति की संबंध, मानव तथा पर्यावरणीय प्रकृति के संबंध की क्या की, चर्चा की। तो मानव और पर्यावरण कहने का तात्पर्य है कि मानव का प्रत्येक स्वरूप या जीवों का प्रत्येक स्वरूप पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होता है। और भारत तो इसका, जिस भारत में हम लोग रहते हैं, जहां रहते हैं, हमें पता है, एक ही स्थान पर मैं बैठा हूं, एक ही अच्छान देशांतर पर, कभी स्वेटर पहन लेते हैं, कभी रजाई ओढ़ लेते हैं, कभी एयर कंडीशन की ज़रूरत होती है, कभी अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है, एक ही जगह। तो ऐसा क्यों करते हैं? हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, सब कुछ, क्योंकि हम पर्यावरण के गुलाम हैं। तो प्रकृति जैसे करती है वैसे हम करते हैं। यद्यपि संभववाद की संकल्पना के अंतर्गत उसको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ेगी? पेमेंट। बिना प्रकृति को पेमेंट दिए अगर हम कोई काम करते हैं तो हम लालची हैं, जैसा कि हो चुके हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे कि वर्तमान में भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइसबर्ग टूट रहे हैं, सूखा पड़ रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं। ये क्या है कि प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की और जो कुछ उसका उपयोग किया उसको उसका पेमेंट दिया ही नहीं, फिर भी प्रकृति हमको प्रभावित करेगी। अब इसमें 4 प्रभावी कारकों का कहने का मतलब, प्रयोग में से इसमें रेडजल ने मानव एवं प्रकृति के संबंधों की चर्चा की, जिसमें 4 प्रमुख प्रभावी कारकों या प्रभावों का वर्णन किया। पहला, प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों वाले कारक। जो प्रजातियों के शारीरिक लक्षण,
शुरू में मैंने बता दिया, जब हम ग्लोब लेते हैं, जब आपने ये ग्लोब देखा, शुरू में बताया था कि यहाँ का व्यक्ति काला, यहाँ का गोरा, यहाँ का पीला क्यों है? हम तो होमोसैपियंस ही हैं। तो एक निग्रो हुआ, एक काकेसाइड हुआ, एक मंगोलायड हुआ, ऐसा क्यों? हम इंडिया में रहते तो नॉर्थ इंडिया वाले और साउथ इंडिया वाले में अंतर क्यों है? क्योंकि भाई जो शारीरिक संरचना हमारी है, इस पर प्रकृति का क्या है? प्रभाव है। आप शहर में रहते हो, एयर कंडीशन में रहते हो, गांव में चले जाओ, क्या प्रवृत्ति आ जाती है? तो उसको दर्शाने की कोशिश की। फिर इसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जहाँ जिस प्रकार का वातावरण वैसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता, हमारी सोच होती है। इसके बाद जन समूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर प्राकृतिक शक्तियों के भौगोलिक प्रभाव, जो हमारी सामाजिक गतिशीलता है, खान पान रहन सहन, सब में भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव है, 100% है। इसके बाद मानव के वितरण और गतिशीलता को नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाले कारक। ये कारक क्या हैं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां भी हम इधर उधर होते हैं, आवश्यकता के अनुसार और जहां जैसी भौगोलिक दशा वैसे समायोजित होने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, दूसरे खंड में मानव जाति के भौगोलिक वितरण, जो इंग्लिश दिया गया उसका यहाँ भी हिंदी हो गया, कि शीर्षक से प्रकाशित हुई। इसमें मानव पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव का विवरण है। रेडजल ने मानव विकास के लिए मौलिक रूप से 3 कारकों को उत्तरदायी बताया। 3 कारकों को उत्तरदायी बताया। कौन कौन से कारक है? खूब आराम से करेंगे आप। जर्मन वर्ड हैं। तो पहला कारक है लागे। क्या है? लागे। थोड़ा बड़ा कर दूं, देखें, लागे, LAGE, लागे मीन्स सिचुएशन, स्थिति। मानव विकास के लिए पहला कारक है लागे, हमारी स्थिति क्या है। दूसरा रोम, दूसरा क्या है? रोम। देखें, RAUM, राम नहीं है, रोम मीन्स स्पेस, क्षेत्र। और तीसरा है रहमेन, RAHMEN, रहमेन ने लिमिट्स। देख लो कितनी मौलिक बातें हैं। हमको जीना है, हमको विकसित होना है, तो हमारी स्थिति क्या है? लागे क्या है? सिचुएशन क्या है? फिर हमारा क्षेत्र क्या है? हमारी सीमा क्या है? तो सब कुछ नियत है। हमारी स्थिति क्या है? मीन्स अंतर क्रिया करने की सिचुएशन क्या है, और जहां अंतर क्रिया हो रही है उसका क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। उष्ण कटिबंध है तो शुष्क है, या वर्षावन है, या मानसूनी प्रदेश है। जलवायु में बखूबी हमने पढ़ा। तो जैसी सिचुएशन वैसी प्रवृत्ति। क्या कारण है कि विश्व में, एशिया में 20 से 40 अक्षांशों के मध्य इतना लिविंग प्लेस है? लेवेंसराम की बात अभी होगी। क्यों है ये क्यूमेन है? क्योंकि वहां की लागे, रोम और रहमेन की अपनी अपनी स्थिति है। तो जहां भी रहते हैं, सिचुएशन, स्पेस एंड लिमिट्स। सिचुएशन है वैसी स्पेस, वैसी सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं। तो जर्मन जो वर्ड दिया, ध्यान रखना, लागे मीन्स सिचुएशन, रोम मीन्स स्पेस, रहमेन मीन्स लिमिट। क्लियर? तो ये सामान्य सी बातें हैं जिसको हम महसूस भी करते हैं। अभी कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 एक प्राकृतिक इफेक्ट ही है। क्लियर? वायरस है, जैसे हम प्राकृतिक हैं, तो चूंकि हम मानव सभ्यता का निर्माण कर लेते हैं तो हम अलग हो गए। लेकिन क्या हुआ? स्थिति क्या है? कोविड-19, रोज पेपर इस समय, पहले जब पेपर ओपन करते थे या न्यूज आप देखते थे, तो भारतीयों में या पूरे विश्व में जानते हैं क्या देखा जाता था? जो तारे सितारे होते हैं। कई लोग सहमत नहीं होते हैं, वर्बली बोलते हैं मैं नहीं, लेकिन चुपके से वो देखते हैं कि आज के तारे सितारे उनके क्या हैं, उनकी राशियां क्या हैं। आज खोलते ही, या 1-2 महीना पहले की बात करें, जब बहुत ज़्यादा खतरनाक दौर था कि कोविड-19 कहाँ है, कितना है, सिचुएशन, क्षेत्र कौन कौन सा है उसका, फिर उसकी लिमिट क्या है। तो इसको हर
तथ्य पर आप लागू कर सकते हो, अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो आप, क्योंकि हम प्रकृति के गुलाम हैं इनके अनुसार और हैं। अभी आप ग्रीष्म ऋतु आ गया तो हाफ शर्ट पहनकर निकल जाते हो, शीत ऋतु आ गया तो दो दो स्वेटर के बाद भी जैकेट चाहिए, कंबल चाहिए, रजाई चाहिए। वर्षा ऋतु आ गया तो वह भी परिस्थितियां बदल जाती है। तो इनको इन्होंने बताया, तो लागे, रोम और रहमिन, इनको आप क्या करेंगे, इन शब्दों का मतलब एक जगह कर लेंगे। अब देखो, जब इतनी विवेचना दे दी गई तो जो रेडजल साहब का अप्रोच है बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोजियोग्राफी में, एंथ्रोपोजियोग्राफी में डिडक्टिव प्रकार का क्या है, निगमनात्मक उपागम का प्रयोग किया है इन्होंने। अब इसके आधार पर क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, पहले भी आपको विवेचना में मैंने आपसे बात की थी, क्या बोला, रेडजल कमजोर या अपंग नियतिवाद की जगह जगह चरम पर्यावरणवाद नियतिवाद यानी निश्चयवाद के आधार को प्रदान किया। कमजोर नहीं है ये। और क्या देखा, रेडजल डार्विन की विचारधारा से प्रभावित होकर जो विचारधारा स्थापित की उसे सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। बात आपसे हो चुकी है। इन्हीं अवधारणाओं पर उसने राजनीतिक भूगोल का प्रकाशन कराया और कमजोर राज्य, और जो आगे आपको बताया कि राज्य शक्तिशाली है या कमजोर है, तो शक्तिशाली राज्य का पूरा हक है कि कमजोर राज्य को समाप्त करके उसको अपने अधिकार में ले ले। ये प्रकृति का नियम है और अक्सर हम ये करते भी हैं। आप भी करते हो, हम भी करते हैं। इस नियतिवाद की प्रवृत्ति को हर जगह कहा जाता है, किया जाता है। इसके संदर्भ अनेक हो सकते हैं और ये हर युग में, हर काल में रहा। चलो एक वाकया मैं बताता हूं, चूंकि थोड़ी धार्मिक है। शंकर जी से संबंधित बातें हैं। तो पहले भी मैंने बताया था कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे जिस भी धर्म से संबंधित हो, वो हमें कुछ ना कुछ लेसन ही देते हैं। जैसे कि अक्सर आपने सुन रखा है, हम लोग भी सुनते हैं कि गरीब व्यक्ति गरीबी होता जा रहा है, धनी व्यक्ति धनी होता जा रहा है, सरकार कुछ नहीं करती है। तो डार्विन को ले आओ, रेडजल को ले आओ, पता चलेगा गरीबी उसकी नियति हो गई। जो गरीब धनी हुआ वो कैसे हो गया। धीरू भाई अंबानी ग्रुप आगे बढ़ा, तो धीरू भाई अंबानी ग्रुप से तो हम लोग बहुत अच्छे हैं ना, वो क्या कैसे थे, हम लोग कैसे हैं। तो उन्होंने एफर्ट किया, हमने नहीं किया। धीरू भाई अंबानी 60 के दशक में, 70 के दशक में जब थे तो क्या थे, उनकी कहानी आप जानते हो। आज विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का नेतृत्व कर रहा है वो ग्रुप। क्यों कर रहा है, उन्होंने प्रयास किया। तो अगर आप किसी से बोलते हो कि मैं गरीब हूं, मुझे संसाधन नहीं मिल रहा है, कोशिश करो। आप गरीब हैं तो ये आपकी नियति होगी, आपने संभावनाओं को पैदा ही नहीं किया। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो एक बार लड़ाई हो गई पार्वती जी और शंकर जी में। पार्वती जी का सवाल सामान्य भारतीय का है। शंकर जी भगवान है, राजा है, उनसे पूछा कि आप अजीब हो भोलेनाथ। कहा कि क्या, बोलिए। कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप तो मग्न रहते हो कैलाश पर। देश का क्या हो रहा है, गरीब जनता गरीब होती जा रही है, जो धनी है वो धनी होता जा रहा है। इसका जवाब क्या है। तो शंकर जी मुस्कुराकर चुप हो गए। कहा जवाब दीजिए महाराज। उन्होंने कहा कि समय आएगा तो मैं जवाब दूंगा। तो कुछ ऐसा प्रसंग होता है। शंकर जी को आम बहुत पसंद है, तो आम का सीजन आया और कहे कि पार्वती जी से बोले कि ठीक है, चलिए रूप परिवर्तित करिए, भगवान के रूप में जाएंगे तब तो हम विशिष्ट हो जाएंगे। तो भिक्षु भिक्षुणी का रूप पकड़ लिए, चले कि चलते हैं आज गंगा के मैदान में जाएंगे, आम्र के जो वृक्ष हैं वहाँ से आम का रसास्वादन लिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे तो कुछ क्रियाशीलता थी। समय आ गया कि उनके प्रश्न का उत्तर मिले।
तो प्रश्न का उत्तर चिल्लाने के बाद नहीं, स्थिति से प्रैक्टिकली देना चाहिए। शायद वहाँ से लेसन भी ये मिलता है। चले आए तो जंगल से गुजरे, काफ़ी आम उम मिला, खा पी लिए, लेकिन आम से भूख जाएगी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई कुछ अन्न का प्रबंध करना चाहिए। तो ये डिसाइड हुआ दोनों लोगों में। तो पार्वती जी को उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ पर चूल्हा बनाइए, परंपरागत चूल्हा जो लकड़ी से जलता है आप बनाइए, और मैं गांव में जा रहा हूँ, कुछ भिक्षा लेकर आता हूँ, अन्न उसको बनाएंगे फिर खाएंगे। ये तो चले गए भिक्षुक का रूप देकर भिक्षा मांगने, और अब पार्वती जी का तो काम था कि चूल्हा बनाना है। तो जहाँ वो रुके थे वो तो पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से रुके हुए थे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप यहाँ रुके। तो वहाँ पर जहाँ वो पार्वती जी को छोड़ कर गए वहाँ 2 कुएँ थे। एक कुआं मजबूत था, पूरी तरह से मेंटेन था, और दूसरा कुआं उजड़ा हुआ था जिसकी ईंट किया हुई दिखाई दे रही थी। तो पार्वती जी ने उजड़े हुए कुआं से ईंट निकाला और चूल्हा बना लिया। खाद्यान्न लेकर आए, खाना वाना बना, दोनों लोग खा लिए, आराम से सोए दोपहर के समय। तब शंकर जी ने बोला कि देवी ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? जो बिगड़ा हुआ था, जो कमज़ोर था, उसी को और कमज़ोर कर दिया, और जो मजबूत था उसको छुआ ही नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि वो ऑलरेडी बना हुआ है, व्यवस्थित है, उसको क्यों हम बिगाड़ें? जो बिगड़ा उसको बिगाड़ दें। तब उन्होंने कहा कि आपके उस दिन के प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ये कितनी बड़ी पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना आपके सामने आ गई। जब मौलिक संकल्पना पाएंगे तो एक कथा और सुनाएंगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद जब कराएंगे कि जो है वो होकर रहेगा, लेकिन हम सुधार तो सकते हैं, ये अपने हाथ में है। अब इन्होंने क्या किया, राजनीति भूगोल में सारी बातें कह दी, इस तरह से होता है। दूसरी ओर देखो आप, इन्होंने क्या किया, लेबेंसरॉम की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसका तात्पर्य है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां जीवित जीव विकसित होते हैं या निवास करते हैं। कई बार पूछा गया, ठीक, कई बार ये पूछा गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। लेबेंसरॉम की संकल्पना। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक ड्वाइसलैंड या ड्यूसलैंड भी बोलते हैं 1898 में सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना को प्रस्तुत की। यद्यपि सांस्कृतिक दृश्य भूमि में जब जाते हैं तो कार्लो सावर आते हैं, लेकिन यह भी हैं, ध्यान रखना है आप लोग। और दृश्य भूमि की सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना प्रस्तुत की और ऐतिहासिक दृश्य भूमि शब्दावली का उपयोग किया। ऐतिहासिक दृश्य भूमि शब्दावली का उपयोग किया, ध्यान रखेंगे। रेडजल ने मानव समुदाय पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए लिखा कि मानव समाज क्रमिक रूप से उन्नत बनता है। तो कैसे बनता है? सामान्य रूप से, लेकिन सीक्वेंस को हमें देखना। पहले आखेट मत्स्यन, फिर हल संस्कृति, शस्य उत्पादन मतलब फसल उत्पादन, कृषि पशुपालन मिश्रित होगा, फिर स्वतंत्र रूप से पशुपालन होगा और बागवानी होगा। तो इतनी प्रवृत्तियों को उन्होंने समझाया। पहले मत्स्यन का चरण होगा, आखेट और मत्स्यन का चरण, फिर हल संस्कृति आई, फिर शस्य उत्पादन होगा, फिर कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होगा, फिर पशुपालन अलग हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगी? बागवानी। अब इन्होंने कुछ कथन जो दिया था उनके कुछ 2-3 पॉइंट आप देख लें। जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सामाजिक डार्विनवाद को स्थापित करते हुए लिखा था, उसका एक प्रसंग है, उच्चतर सभ्यता अधम कोटि की निम्नतर सभ्यता को मिटाकर यानी विजय कर विस्तार प्राप्त करती है। क्लियर? सांस्कृतिक वितरण, आवर्जन एवं पारंपरिक गुणों के आदान प्रदान से स्पष्ट होता है जो इतिहास में स्पष्ट होते हैं। इसके बाद लेबेंसरॉम वह क्षेत्र होते हैं जहां जीव विकसित
होते हैं। तो ये मौलिक तथ्य हैं किस पर? फ्रेडरिक रेटजल का। तो फ्रेडरिक रेटजल से जो क्वेश्चन आपके पास आए, एक तो संस्थापक पिता जो बातें हैं, पुस्तकें किस पुस्तक में क्या लिखा, और मौलिक संकल्पनाएं आप बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे।